कैसे हो बच्चों? इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट वीडियो हम लोग जहाँ बात कर रहे थे ऑर्गेनिक के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आते ही हैं, और मैंने कहा था आपको हर एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस शर्त वही है कि आप लोग ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को फॉलो करते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल 3 मार्कर्स की बात कर रहे थे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है इसके बारे में क्या कारण है, क्यों ये इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, या क्या कारण है। वो कारण पूछ रहा होता है ऐसे क्वेश्चंस में आपसे। उसने कहा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देती। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया आपसे कि प्राइमरी अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्राइमरी अमाइंस have high boiling point, have high BP, then tertiary amine. Okay. थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा आपसे कि CH3 होल ट्वाइस NH जो है ज्यादा बेसिक है, इज मोर बेसिक। किससे? CH3 होल थ्राइस N से, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इन तीनों के आंसर्स बच्चों बहुत आसान है। जितना ये क्वेश्चन लग रहा है आपको उतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले का आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसने पूछा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे इसमें आपके कीवर्ड्स ढूंढने होंगे। क्या ढूंढूंगा मैं? कीवर्ड्स ढूंढूंगा। और कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखो। तो पहली बात तो ये लिखूंगी, ये स्टार्टिंग जो क्वेश्चन में है ना वही आंसर में होनी चाहिए कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो, डज नॉट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होगी। किसके बीच में? कौन कौन से वो रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में हो रही है? एक है एनिलीन और एक है आपका लुइस एसिड, ठीक है, प्रोटिक एसिड। इन दोनों के बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। बस सिंपल सा बात याद रखना आप लोग, ठीक है। ये एक लाइन का आंसर है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है बेसिक कंपाउंड के अंदर, और एनिलीन और लुइस एसिड इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही होती है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होती। इसका सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है। कह रहा है प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 3 डिग्री अमाइन से। कारण क्या है इसके पीछे? देखो ऑब्वियस बात है, प्राइमरी अमाइंस में क्या ज्यादा होगी? प्राइमरी अमाइंस क्या एग्जांपल अगर ले लूं तो ये प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दिस इज CH3NH2। अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन में N की बात कर रहा हूं, तो N के पास क्या है? लोन पेयर है, प्लस N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन्ड है, तो इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी तो अब क्या कहेंगे हम लोग? देयरफॉर प्राइमरी अमाइंस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। कह रहा है CH3 होल ट्वाइस यानी कि 2 डिग्री अमाइन जो है ये 3 डिग्री अमाइन से ज्यादा बेसिक कैसे है? देखो इसमें तो एक ही रीजन दिखाई देता है मुझे साफ साफ, जो आप लोगों को भी दिखना चाहिए कि 3 डिग्री में तो स्टेरिक हिंड्रेंस है। 3 डिग्री में क्या प्रेजेंट है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जबकि जो 2 डिग्री है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कैसे पहचाना मैंने ये बात? अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। N CH3 CH3 और CH3, ये लोन पेयर। ये यहाँ देखे तो N
यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे लोन पे। आप देखो ये ग्रुप है अपने आप में, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, यहाँ पर ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, लेकिन ये छोटा ग्रुप है ना, तो कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस कम हो गए, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होती है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो अटैक करना इजी कहां पर हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम बोल देंगे स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में ज्यादा है, 2 डिग्री में कम है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है। ठीक, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किस केस में बढ़ रहा है, आप ये देखो, प्लस आई इफेक्ट ये चार्ज दे रहा है, ये चार्ज दे रहा है, ये चार्ज दे रहा है, चार्ज दे रहा है, अपना चार्ज दे रहा है, तो ये एन की आदत खराब कर रहा है। अब एन को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल रहा है, जबकि इस केस में चार्ज देने वाले 2 ही ग्रुप हैं, तो इस केस में एन की अभी भी जो भूख है वो शांत नहीं हुई, यानी कि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी बेटर है यहाँ पे थोड़ी सी, और एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटर है, तो ध्यान रखिएगा इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेगी, यानी कि ये क्या फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी बढ़िया बना सकता है ये कंपाउंड, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये 2 रीजन लिखकर आइएगा, पहला क्या कि पहला तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है 3 डिग्री में, दूसरा प्लस आई इफेक्ट की वजह से एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो गई। एम आई क्लियर? अब 2 क्वेश्चन इसी का और पार्ट में भी क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम में वो बताता हूं आपको मैं। और पार्ट में उसने कह दिया आपके पास है C6H5NO2, इसमें आपने 10 HCl डाल दिया, इससे बन रहा है A, जिसमें आपने NaNO2 और HCl डाल दिया, इससे बन रहा है आपका B, इसमें आपने पानी डाल दिया, इससे बन रहा है आपका C। ये फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है आपके पास CH3CN है, आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+, इससे बन रहा है A, इसके अंदर आपने डाल दिया अमोनिया, इससे बन रहा है B, फिर आपने डाल दिया Br2+KOH, इससे बन रहा है आपका C। आसान क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं रिएक्शंस को ही यहाँ पर बताया गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट पार्ट के लिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है C6H5NO2 बेसिकली नाइट्रोबेंजीन है ना, और मैं कर क्या रहा हूँ 10 HCl रिडक्शन कर रहा हूँ, तो आप जानते हो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करने पे एनिलीन बनता है, ये बन गया एनिलीन। अब इसमें डाल दिया आपने क्या NaNO2HCl, ये भी आप जानते हो कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोराइजेशन हो गई हमारी, तो क्या फॉर्म कर लेगा ये बेंजीन डायज़ोनिमलाइड, ये बन गया। इसके बाद आपने पानी डाल दिया, पानी डालते क्या बनेगा फिनॉल, खत्म। तो ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट और भी आसान है, CH3CN है, आपने भंडारा करा दिया, भंडारा मतलब H2O H+ डाल दिया, N की तो मौज आ गई, N ने तो जी भर के H लिए और H इतने H ले लिए कि कार्बन को छोड़ के ही भाग गया, तो यहाँ क्या बन गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन गया। अब मैंने इसमें डाला क्या NH3 डाल दिया, अब NH3 डाल दिया तो आप जानते हो कि यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3CONH2, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड बन गया हमारा, अमाइड लिंकेज। और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या गायब हो जाता है, CO ग्रुप गायब हो जाता है, बाकी बचा हुआ आपका कंपाउंड बन जाता है। बात समझ आ गई? सो दिस वाज योर A, दिस वाज योर B, दिस वाज योर C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट निकालने में। प्रोडक्ट फॉर्म कब, जब आपका CH3CHO रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विथ फर्स्ट पार्ट HCN, सेकंड पार्ट H2NOH, NH2OH है बेसिकली, थर्ड पार्ट CH3OH, इनके साथ CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये भी आप लोग को आते हैं, एल्डिहाइड चैप्टर की शुरुआत ही हम लोगों ने इससे करी थी। और इसे करना कैसे है,
देखो डायग्राम खोल लोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा आपको। CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसमें डाल के आ रहा हूँ HCN H+ और Cn-, समझ गए होगे आपको। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जोड़ दो इसे, तो ये बन गया CH3C। C पर क्या जुड़ गया आपका Cn जुड़ गया, O पे क्या जुड़ गया H, और इधर भी आ गया आपका H। ये कंपाउंड बन गया आपका पहला। दूसरा उसने क्या कह दिया, अब डाल दिया NH2H, सेम कहानी में CH3C डबल बॉन्ड OH में आपने डाल दिया NH2H। अब NH2H में ध्यान रखना H2 किसको लेके भागेगा, H2O को लेके भगा दो, बाकी जोड़ दो। ये बन गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N आ गया हमारा। और डबल बॉन्ड N के साथ में क्या जुड़ेगा, इसकी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अलग से आपने तोड़ा तो है नहीं, अलग से डिकम्पोज तो किया नहीं इसको। यहाँ पर H रहेगा और यहाँ पर OH रहेगा, साथ में क्या बाहर निकला, इसके वाटर बाहर निकलेगा। तीसरे क्वेश्चन में इसके अंदर दोनों में इथेनॉल में इथेनॉल ही डाल रहे हो, ये तो सभी जानते हो एल्डोल रिएक्शन है, क्योंकि वो भी सेल्फ एल्डोल है। और सेल्फ क्यों है, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड एक जैसे हैं। तो इसका एक तरीका सिखाया था मैंने आपको, जब सेल्फ एल्डोल होगी तो एक एल्डिहाइड का तो हम मिथाइल ग्रुप डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि नेक्स्ट कार्बन डिस्टर्ब करेंगे, और एक में हम एल्डिहाइड को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे, देखो मैं इसको समझाता हूँ एक बार, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं आता ध्यान दीजिएगा। मैंने इसके CH3 को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने इसके एल्डिहाइड को डिस्टर्ब करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और मैंने इसमें एल्डिहाइड के नेक्स्ट कार्बन को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि मैं उसके हाइड्रोजन को छीनने वाला हूँ। यही ध्यान रखना आप लोगों ने। अभी तो 2 कार्बन की चेन है, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट कार्बन ही है, लेकिन अगर चेन लंबी भी होगी तो ध्यान रखना कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो नेक्स्ट कार्बन होगा, चाहे वो CH2 होगा या CH होगा, बस उसी को डिस्टर्ब करना है आपने सेकेंड मॉलिक्यूल में। और पहले वाले में आप किसे डिस्टर्ब कर रहे हो, एल्डिहाइड को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब एल्डिहाइड डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा डिस्टर्ब, O ने बॉन्ड विड्रॉ किया, O पे नेगेटिव, C पर चार्ज किया, आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे एल्डिहाइड ने कार्बन को डिस्टर्ब करना है, और कार्बन ने कैसे डिस्टर्ब किया, H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो यहाँ पर 2 चीज बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, CH3CH, और यहाँ पर आ गया आपका O पर नेगेटिव चार्ज। O को नेगेटिव को ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो कार्बोकेटायन बन चुका है, ये प्लस चार्ज लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे देखे तो C ने इलेक्ट्रॉन छीने हैं, तो C पर ये नेगेटिव चार्ज है, 2 H जुड़े हुए हैं इसके साथ, और साथ में CHO है। आप समझ आ गए हो कि क्या होने वाला है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये जुड़ेंगे तो बनेगा CH3CO नेगेटिव ने किसे बुला लिया, जो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा ना, उसे किसने इन्वाइट कर लिया, O ने। तो यहाँ बन गया OH, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया CHO। अब अगले केस में क्या होना है, अगले केस में और भी आसान कहानी है। जो OH है ये चार्ज को विड्रॉ करेगा, ठीक है, चार्ज विड्रॉ हुआ, इस पर चार्ज कार्बोकेटायन आएगा, इसने सिमेट्री की वजह से इससे हेल्प मांग ली, और इसने इसकी हेल्प कैसे करी, इसने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो यहाँ बन गया CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CHO। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ व्हेन इथेनॉल combines with each other, they results into formation of this particular product। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आपसे उसने पूछा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कहता है अगर आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। आप डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, उसने कहा डिस्टिंग्विश टेस्ट निकालिए, पहली चीज बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बीच में, किसके बीच में, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल के बीच में आप डिस्टिंग्विश टेस्ट निकालिए। और दूसरा उसने कहा आपसे कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, इनके बीच में, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप इनका डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। जब पहली बात वो कर रहा है, आपके पास क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड और फिनॉल। व्हाट इज बेंजोइक एसिड, जल्दी बोलिए। और क्या होता है फिनॉल, ये फिनॉल है, ये आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इनका टेस्ट करना है, सबसे आसान काम, बेंजोइक एसिड और फिनॉल के साथ। अगर आप बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें, क्या डाल दें, NaHCO3, और इसमें भी डाल दें NaHCO3, तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन, जबकि ये इसके साथ खुशी खुशी रिएक्ट कर जाएगा और एफरवेसेंस दे देगा। क्या दे देगा, एफरवेसेंस, बबल्स दे देगा।
जबकि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा। एम आई क्लियर? अब इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको डिस्टिंग्विश करना है दो चीजों को, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को। प्रोपेनल क्या है? CH3 CH2 CHO, और प्रोपेनॉन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक टेस्ट, एक क्या दो टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, टॉलरेंस टेस्ट। कौन देता है टॉलरेंस टेस्ट? एल्डिहाइड देते हैं, यानी कि ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। ये नहीं लिखना तो क्या लिख दोगे? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कौन देगा? एल्डिहाइड देगा। कौन नहीं देगा? कीटोन नहीं देगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि, और क्या लिख कर आओगे इसके अंदर, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू, और क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कंफर्म करता है कि आपका जो रिएक्टेंट था वो आपके पास एल्डिहाइड था। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। ओके, अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं आपको साथ साथ समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? Cl CH2 COH या फिर CH3 COH। ये पहला पार्ट है, पूछ रहा है एसिड कौन। दूसरा पार्ट कह दिया उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन करते नहीं है। अच्छा जी, क्यों नहीं करते हैं बताऊंगा रीजन। कह रहा है उसके बाद आपको दो नेम रिएक्शन पूछ ली जो आप लोग याद करिएगा बच्चों। एक तो आपसे पूछ ली रोजनमून रिडक्शन, और एक आपसे पूछ ली उसने कैनिजारो। ये सारी नेम रिएक्शन 10-12 हैं जो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उनमें से ये फेवरेट नेम रिएक्शन है बोर्ड की, रोजनमून, कैनिजारो, रीमर टीमन, कॉल्ब्स और HVZ। ये तो ऐसी हैं जो बार बार पूछते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बोनामाइड टेस्ट, ये जनरली आपके एग्जाम में आती है। और फिर एक क्वेश्चन दे दिया, कहता है आउट ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3 and CH3 CH2 CH2 CO CH3 कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? गिव्स आइडोफॉर्म। ये भी आप लोग तुरंत सीख गए होंगे। ठीक है, और अब इन क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं हम। पहला वाला पार्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई इसमें इस ग्रुप के साथ क्या लग गया? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, है ना। और ध्यान रखना जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इट विल ऑलवेज फैसिलिटेट। आंसर लैंग्वेज इंप्रूव करो अपनी। देखो Cl क्या है? इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? एनहांस करेगा। इट विल फैसिलिटेट। क्या करता है फैसिलिटेट? ये करता है प्रोटॉन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। बात समझ आ रही है? Cl कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या फैसिलिटेट करता है? ये प्रोटॉन का बाहर निकलना। और प्रोटॉन का बाहर निकलना क्या हो गया? मोर एसिडिक, हेंस मोर एसिडिक। जबकि यहां पर आप नोटिस करो कि इस केस में ऊपर जब जा रहे हैं तो CH3 कार्बन को तो चार्ज दे रहा है और चार्ज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से H+ निकला भी तो क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव। यहाँ बनेगा H+, जिसमें CH3 चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस भी इसके कंपैरिजन बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस उसे वीक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बन गया तो ऑब्वियस ये बात है एसिड कैसा होगा? वीक होगा। तो यहाँ पे जो बेस बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, उसको ये स्ट्रॉन्ग कैसे कर देगा? ये अपना चार्ज उसको प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे इकट्ठी होने वाली है, तो ये एक बढ़िया कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। और स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या होता है? वीक। जबकि इस केस में क्या हो रहा है? जो CH2 CO माइनस बना होगा, ये क्लोरीन CH के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये CH2 जो है कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलेट से चार्ज को खींचने की कोशिश करेगा। चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा बचे हुए कॉन्जुगेट बेस पे, और चार्ज नहीं इकट्ठा हो रहा। का मतलब कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वीक। कॉन्जुगेट बेस वीक है तो एसिड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। ये बात भूलिएगा मत। फिर कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नहीं देता? कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट नहीं देता। ठीक,
इसका आंसर भी सुन लो और बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना है आपने। आप बोलोगे पहली बात तो जो कार्बोक्सिलिक के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? रेजोनेंस कर रहा है ना वो तो, है ना, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कहाँ इन्वॉल्व है ये? रेजोनेंस। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। इसीलिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देगा। आपको डायग्राम याद हो कार्बोक्सिलिक का, तो ये डायग्राम है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, अगर एच चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अगले केस में क्या हो जाएगा, ये वापस देगा इलेक्ट्रॉन और ये उठा के वापस देगा। तो इनके अंदर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है ना, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। और ये रेजोनेंस जो हो रही है इसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप कभी फ्री था ही नहीं, और फ्री नहीं है इसलिए टेस्ट नहीं देगा। अब उसने रोजनमुंड आपसे बोल दी, रोजनमुंड तो और आसान रिएक्शन है, कल सिखाई भी थी मैंने आपको। CH3COCl, इसमें क्या डाल दिया आपने, H2 रिडक्शन करनी थी बेसिकली आपको PDBSO4 की प्रेजेंस में। तो एक Cl किसको लेके भाग जाएगा, एक H को, क्या बन जाएगा CH3CHO, साथ में क्या बना HCl। कैनिजारो और भी अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो में हम क्या करते हैं, मिथनल ले लिया, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन फॉलो हो रही होती है, एक कर रहा होता है ऑक्सीडेशन, एक कर रहा होता है रिडक्शन। तो कंसंट्रेटेड NaOH डालने पर एक तो बन जाएगा हमारा HCOONA और एक बन जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग मिथेनॉल। आसान सी टेक्निक है, आसान सी नेम रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। अब उसने पूछा आपसे लास्ट पार्ट में कि इनमें से, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन देगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए जाए तो इसके दोनों तरफ कौन है, CH2 इसको नहीं देना चाहिए। इसमें देखें तो इसके एक तरफ क्या है, CH3 है, ये 100% टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास COCH3 ग्रुप मौजूद है। तो आप लिख दोगे CH3 CH2 CH2 CO CH3 विल गिव आयोडोफॉर्म। और क्यों देगा, कारण क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ COCH3 ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका देगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई सेंड अनदर वीडियो जिसमें और